स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने आपका फेवरेट बुलेटिन लेकर, जिसके जरिए आप दिन भर के लिए तमाम खबरों से हो जाएंगे पूरी तरह अपडेट। और आज तो मंडे है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में कुछ लोग जो है वो ऑफिस जाने के लिए बिजी होंगे श्वेता, कुछ तो किचन में बिजी होंगे, लेकिन हम उनसे यही कहेंगे कि देखिए थोड़ा सा वक्त तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए जो आपको तंदुरुस्त रखेगा, स्वस्थ रखेगा। और साथ ही साथ ये बुलेटिन भी देखिए, क्योंकि इस बुलेटिन में तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। और यकीन मानिए ये बुलेटिन आपने देख लिया तो आपको अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इस अंदाज में खबर आपको बताते हैं कि पूरी खबर आप तक पहुंच भी जाए और आप उसके साथ साथ कुछ और भी ज्ञान की बातें जो है वो ले लें। और चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त हमें मिल रही है। पुणे में दरअसल भीषण आग की खबर जो है वो मिली है। यहाँ कई दुकान बताया जा रहा है जो जलकर खाक हो गया है इस भीषण अग्निकांड में। महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुणे के नातू बाग में भीषण आग लगी, कई दुकान बताई जा रही है जो इस भीषण अग्निकांड में जलकर खाक हो चुकी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जो है जारी हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से आग लगी और किस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आग कितने भीषण थी। आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल जारी है। आग से 2 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। तो देखिए आग ने कई दुकान बताया जा रहा है जिसको अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल कारणों का पता जो है वो नहीं चल पाया है, लेकिन कोशिश यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। देर रात ये आग लगी है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पूरी तरह से बुझ जाए। लेकिन तस्वीरें देखिए श्वेता, ये बता रही हैं कि कितना भीषण अग्निकांड है। गर्मी के मौसम में अक्सर ये देखने को मिलता है, अलग अलग जगहों से आग लगने की खबर जो है वो सामने आती है। फिलहाल कारणों का पता जो है वो नहीं चल पाया है। बिल्कुल, तो आग न सिर्फ पुणे में लगी है बल्कि कन्याकुमारी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। कन्याकुमारी में एक मामूली चिंगारी से भड़की हुई आग ऐसी फैली तेज हवा की वजह से कि सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। मंजर खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है। काले धुएं का उठता गुब्बार खौफ से भर देने वाला है। देखिए आग की लपटों के बीच उठता काले घने धुएं का गुब्बार आसमान में काले घने बादल की तरह छाया नजर आ रहा है। आग लगने की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मची है। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, जबकि धू धू कर जलती आग की लपटें और भी विकराल होती दिख रही है। घटना कन्याकुमारी जिले के कुलसेकरम की है, जहां रबर फैक्ट्री में लगी भीषण अग्निकांड की वजह से हाहाकार मच गया। चिंगारी से भड़की आग पल पल खतरनाक होती चली गई। फैक्ट्री में मौजूद लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर पाते उससे पहले ही आग धधकती चली गई और पूरे फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण अग्निकांड की कॉल पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटों को शांत करने के लिए पानी की बौछार की गई, लेकिन रबर में लगी आग इतनी जल्दी बुझने वाली कहां थी। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण अग्निकांड में फैक्ट्री मालिक को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है, जबकि बताया जा रहा है कि आग की वजह से फैक्ट्री में रखी 75 टन रबर शीट पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई है। तो कन्याकुमारी में जिस तरीके से भीषण आग लगी, जिसने भी ये मंजर देखा श्वेता, उसका दिल जो है दहल उठा। और अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आग लगने की खबर जब सामने आती है तो यहाँ देखा जाता है कि हादसे ऐसे वक्त में होते हैं जब किसी तरह का यहाँ पर लोग ख्याल नहीं रखते या उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है। ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली घटना जो है इंदौर में भी घटी। दरअसल इंदौर में भी कुछ ऐसा हुआ बीच सड़क पर, जहां मामूली कहा सुनी इतनी उसमें बात बढ़ गई कि न सिर्फ जमकर बवाल हुआ बल्कि एक शख्स की जान भी चली गई। क्या हुआ था इंदौर में बीच सड़क पर, ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। वारदात की एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है, जिसे देखकर न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बल्कि आपका कलेजा भी कांप उठेगा। मामूली कहासुनी के बाद सड़क पर 2 युवकों के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि इस घटना ने एक शख्स की जान ले ली।
हैरान कर देने वाले सीसीटीवी वीडियो को देखिए। एक युवक अपने साथी के गले से लॉकेट नुमा चाकू निकालता नजर आ रहा है। अगले ही पल दूसरा शख्स जैसे ही वहां आता है, ब्लू टी शर्ट पहना युवक उस पर टूट पड़ता है। वो चाकू से उसके सीने पर वार करने लगता है। इस दौरान मौके पर कुछ महिलाएं भी होती है। वो बीच बचाव की कोशिश करती नजर आती हैं, लेकिन हमलावर शख्स पर जैसे भूत सवार था। वो ताबड़तोड़ अटैक करने के बाद हाथ छुड़ाकर अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर भाग गया। हमलावर युवक के फरार होने के बाद का नजारा दिल दहलाने वाला है। देखिए, जैसे ही घायल शख्स को ये एहसास होता है कि वो इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया है, उसके पांव लड़खड़ाने लग जाते हैं। वो मौके पर ही गिर जाता है। आसपास के लोग दौड़ते उसे उठाते हैं। सीने से निकल रहे खून की धार को रोकने के लिए जख्म के ऊपर कपड़े बांध देते हैं ताकि किसी तरह युवक की जान बचाई जा सके। हालांकि जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी जान जा चुकी थी। और वाकई श्वेता, ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देती है कि मामूली कहासुनी में कोई इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तन मन से फ्रेश रहिए, सुबह उठिए, अपने मन को शांत रखिए, ताकि जो इतना ज्यादा गुस्सा और गुस्से में ऐसे कदम उठाने वाली जो वारदात सामने आती है, उस पर लगाम लग सके। थोड़ा योगा भी कीजिए, क्योंकि योगा आपको कूल बना देगा। इतना गुस्सा जो है वो नहीं आएगा। गुस्सा ऐसे भी सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की, जहाँ एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दरअसल सरकार के एक मंत्री का है। अब क्यों ये वायरल हो रहा है और सरकार के मंत्री इस वीडियो में क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के सालाना महोत्सव के दौरान सरकार के मंत्री साले मोहम्मद भी नजर आए। आगे की तस्वीर और भी मजेदार है। देखिए, कार्यक्रम के दौरान मौके पर मौजूद एक सपेरा कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के पास पहुंच जाता है और सांपों को मंत्री जी के गले में डालने की कोशिश करने लगता है। मंत्री जी बार बार सपेरे को ऐसा ना करने की हिदायत देते हैं, लेकिन सपेरा भी जिद पर अड़ा बार बार आगे बढ़ मंत्री जी के गले में सांप डालने की कोशिश करता है। इस दौरान सपेरा गले में सांप डालने ही वाला होता है। इतने में ही मंत्री जी के सुरक्षा कर्मी दौड़ते भागते एंट्री मारते हैं और सपेरे को ऐसा करने से रोक देते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री साले मोहम्मद के गले में कोबरा डालने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना के बाद जब सपेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने सार्वजनिक मंच पर मंत्री जी से माफी मांग ली, जिस पर मंत्री साले मोहम्मद ने भी उस सपेरे को माफ कर दिया। तो सांप को देखकर मंत्री जी श्वेता बिल्कुल घबरा गए और देखिए, सुरक्षा कर्मी अगर जरा सी देर करते ना, तो जो सपेरा था इतना जिद्दी था कि वो कोबरा सांप मंत्री जी के गले में ही लपेट कर मारता। और पता नहीं ये सपेरा करना क्या चाहता था। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आग की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सांबा में एम्स की निर्माणाधीन बिल्डिंग में जब आग लग गई, तो कैसे वहां पर पूरा हड़कंप का माहौल बन गया, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को देखिए। इमारत का ऊपरी हिस्सा धू-धू कर जल रहा है। आग की लपटें खतरनाक होती नजर आ रही हैं, जबकि पूरा इलाका धुएं से भरा नजर आ रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लगी तो हर तरफ हड़कंप मच गया। हैरान परेशान लोग धू-धू कर जल रही इमारत की ओर खींचते चले आए। हालांकि आग ऊपरी मंजिल में लगी थी। ऐसे में लोगों की भीड़ बस तमाशबीन बनी देखती रही। घटना जम्मू कश्मीर के सांबा की है, जहां निर्माणाधीन एम्स अस्पताल की बिल्डिंग में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि काले घने धुएं और आग की लपटों को देख लोगों ने इस अनहोनी की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अग्निकांड की इस घटना के बीच अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इसी बीच मौके पर पहुंचे अधिकारी और पुलिस ये जानने में जुट गई कि आखिरकार निर्माणाधीन एम्स हॉस्पिटल में आग लगी तो कैसे लगी। तो देश की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं श्वेता, और अब विदेशों की बात करें तो अमेरिका में कुदरत ने फिर से कहर बरपाया और सूडान में भी हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया की हलचल।
तूफान की ये हैरतअंगेज तस्वीर अमेरिका के फ्लोरिडा से आई है। यहाँ पर कुदरत ने काफी कहर बरपाया। सड़क पर जब बवंडर आया तो गाड़ी में मौजूद लोगों ने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तूफान की रफ्तार कितनी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई भारी भरकम गाड़ियां खिलौने की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। वहीं पाम बीच पर कई घर तहस नहस हो गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू विवादित कानूनी रिफॉर्म को वापस ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी है। तेल अवीव में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी फिर सड़क पर उतरे। इनका ये प्रदर्शन इसलिए जारी है क्योंकि नेतन्याहू सरकार की योजना बिल में संशोधन कर विपक्षी दलों के सहयोग से पास कराने की है, जिसको लेकर लोगों ने ये प्रदर्शन किया। अमेरिका में गन फायर की वारदात थम नहीं रही है। सुपर पावर एक बार फिर शूट आउट से सहम गया। इस बार टेक्सास में गोलीबारी की घटना हुई है। हमलावर ने एक परिवार को निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक आधी रात में पड़ोसी फायरिंग कर रहा था। जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस हमले में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। पेरू और चिली के बॉर्डर पर शरणार्थियों में आपस में झड़प हो गई। जिस जगह पर झड़प हुई वो इलाका चिली में ही पड़ता है। झड़प के बाद की ये तस्वीरें देखिए। बॉर्डर पर हंगामा मचा हुआ है। पुलिस सड़कों पर मार्च करके लोगों को खदेड़ रही है। इस झड़प में कई लोगों को इतनी चोट आई कि वो सड़क पर ही बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 12 शरणार्थी जमा हो गए, जिसके बाद यहाँ पर बवाल हो गया। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना और विद्रोही गुटों के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की जा रही है। गृह युद्ध में झुलसे सूडान के लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मृतकों की तादाद 400 को पार कर गई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच विदेशी लोगों को निकालने का ऑपरेशन भी जारी है, तो जान बचाने के लिए आम सूडानी देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। तो दुनिया की तमाम हलचल हमने आपको दिखाई। अब चलिए बात करेंगे अतीक गैंग के फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम की, जो लगातार फरार चल रहा है। यूपी एसटीएफ लगातार उसकी तलाश में जो है जुटी हुई है। जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन वो अपना लोकेशन बदल रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ लोकेशन बदला है, बल्कि अपना पूरा का पूरा हुलिया भी बदल रखा है। उसने अपनी मूछें हटा दी है ताकि उसे आसानी से पहचाना ना जा सके, क्योंकि नामी है वो। इसके अलावा उसके परिवार ने भी ये बताया कि सिर्फ 13 साल की उम्र से उसने घर छोड़ दिया था और अतीक अहमद के करीब आ गया था। माफिया अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश में छापेमारी जारी है। यूपी एसटीएफ से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन को बदल रहा है। जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया है और मूछें भी हटा दी हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी एटीएस के हाथ नहीं लगा है। उसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है, लेकिन अतीक का यह शार्प शूटर अभी भी फरार है। गुड्डू को पकड़ने के लिए एसटीएफ की 2 टीमें और प्रयागराज पुलिस की 1 टीम लगातार दबिश दे रही है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गुड्डू मुस्लिम के परिवार ने जानकारी दी कि वो शुरुआत से ही लड़ाकू प्रवृत्ति कर रहा है। जब वो हाफ पैंट पहनता था तब घर से भाग खड़ा हुआ था और दावा है कि तब से परिवार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नहीं पता है, कभी नहीं मिला। जब से गया कभी नहीं मिला। कब गया था? छोटपन से, जब नेकर बुशर्ट पहनता था तब से आज तक नहीं मुलाकात हुई। हम सच बता। उमेश पाल मर्डर के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है। उसको पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम यूपी से लेकर प्रयागराज तक छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम शुरुआत से ही आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है। वो 13 साल की उम्र में अतीक के साथ जुड़ गया था और फिर घर छोड़ दिया था। तो गुड्डू मुस्लिम तो फरार चल ही रहा है, साथ ही साथ अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन का भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, श्वेता। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रयागराज या उसके आसपास के इलाके में वो छिपी हो सकती है और एक महिला ने उसे छिपाने में मदद भी की है। शाइस्ता तो फरार चल ही रही है और माफिया अतीक की मौत के बाद देख लीजिए किस तरीके से कई राज खुल रहे हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जो अवैध वसूली माफिया अतीक अहमद करता था, उसका इस्तेमाल, उस पैसों का इस्तेमाल जो है वो सट्टा लगाने में करता था। रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पुलिस के लिए अभी भी पहेली बनी हुई है। शाइस्ता की तलाश में छापेमारी जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पता चला है कि भगोड़ी शाइस्ता की मदद मुंडी पासी नाम की एक महिला कर रही है। जानकारी मिली है कि वही उसकी ढाल बनी है। मुंडी पासी प्रयागराज के कछार इलाके की रहने वाली है। ये भी पता चला है कि उमेश पाल के मर्डर से पहले शाइस्ता मुंडी पासी से मिली थी। मुंडी पासी फिलहाल अपने घर से फरार है। उसे लेकर लोगों में इतनी दहशत है कि उसके बारे में कोई बात करने तक को तैयार नहीं है। पता चला है कि मुंडी पासी शाइस्ता के साथ उसके पॉलिटिकल रैली में जाया करती थी। अभी अंदर जो है एक रूम बंद है यहाँ पे,
और ये अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से इसी घर के अंदर जो मुंडीबाजी है वो रहती है और लगातार पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वो शाइस्ता की बहुत करीबी है, शाइस्ता की खास है, प्रचार में भी साथ में जाती थी और यही कारण है कि अब यहाँ पे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। SIT भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच माफिया अतीक का सट्टा कनेक्शन भी सामने आया है। STF की जांच में पता चला है कि अतीक अवैध वसूली के पैसों का इस्तेमाल सट्टे में करता था। अब पुलिस उन सट्टा कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटा रही है जो अतीक के काले कारोबार में शामिल थे। इन सब के बीच अतीक एंड कंपनी के 2 लोगों को भी पुलिस तलाश रही है। ये दोनों हैं अशरफ का साला जैद मास्टर और सद्दाम। कानूनी मामलों में अशरफ का साला जैद मास्टर पूरी मदद करता था, वहीं सद्दाम अतीक एंड कंपनी को जेल में पूरी मदद मुहैया कराता था। पता चला है कि सद्दाम का जेल नेटवर्क बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में अभी देखें तो माफिया अतीक का जो गैंग है श्वेता, वो दरअसल अपने बचे हुए दिन जो है वो गिन रहा है। और वहीं मुख्तार अंसारी की बात करें तो उसका गैंग भी जो है अब उसकी मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। खुद मुख्तार का बेटा देखो कैसे किस तरीके से पुलिस से भागा भागा फिर रहा है, क्योंकि उमर अंसारी जबरन संपत्ति हड़पने के मामले में फरार चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आज उसकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और अगर जमानत नहीं मिलती है तो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी होनी तय है। अब्बू मुख्तार पर और कसा शिकंजा, चाचा जान अफजाल की सांसदी पर भी लटकी तलवार। अब माफिया मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। उमर अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उमर अंसारी पर जबरन संपत्ति हड़पने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। माफिया मुख्तार का बेटा अंसारी फिलहाल फरार है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। बता दें कि उमर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हेट स्पीच के एक मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन शीश महल में जो तमाम हमने बड़े खुलासे किए हैं श्वेता, उसको लेकर के जो इम्पैक्ट है वो अभी भी चल रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता टाइम्स नाउ नवभारत के सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से देखिए अब हमलावर हो गई है, किस तरीके से हमारे रिपोर्टर के ऊपर उन्होंने हमला भी किया, बदसलूकी की है। एक अलग लड़ाई अब जो है वो देखने को दिल्ली में मिल रही है, क्योंकि हमने ऑपरेशन शीश महल दिखाकर अरविंद केजरीवाल पर जो सवाल खड़े किए, अब एलजी जो है वो रेनोवेशन को लेकर ब्यौरा मांग रहे हैं। तो अब फिर से एक बार दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी जो है यहाँ दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गई है। केजरीवाल एंड टीम इस मुद्दे पर टाइम्स नाउ के सवालों से बचते दिख रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेशन शीश महल को लेकर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ उनके सिविल लाइन के आवास के बाहर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। टाइम्स नाउ के सवालों से बचती आम आदमी पार्टी अब एलजी हाउस पर आरोप लगा रही है। आरोप है कि एलजी हाउस के रेनोवेशन पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि राजनिवास सबके लिए खुला है, कोई भी आकर देख सकता है। मैं उस शीश महल की स्टोरी के ऊपर तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनिवास खुला हुआ है पब्लिक के लिए। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर देखना चाहता है कि वहाँ क्या हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, ओपन है। ऑपरेशन शीश महल को लेकर आप पूरी तरह से घिर गई है। टाइम्स नाउ के खुलासे के बाद आप सांसद संजय सिंह भी सवालों से बचते नजर आए। मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जब टाइम्स नाउ नवभारत टीम ने ऑपरेशन शीश महल पर सवाल किया तो वो अनदेखा कर बाउंसरों के बीच आगे बढ़ गए। एक बात तो है श्वेता कि ऑपरेशन शीश महल ने दिल्ली की सरगर्मी बढ़ा दी है। बिल्कुल, तो ऑपरेशन शीश महल में दिल्ली के सियासी तापमान को तो बढ़ाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर किस वीडियो ने सनसनी मचाई है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे इस सेगमेंट में। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। चचा का स्वैग देखते ही बनता है। बुजुर्ग शख्स साइकिल के हैंडल पर पीछे की ओर मुंह करके उसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर
चलाते हुए नजर आ रहा है। बुजुर्ग शख्स के साइकिल चलाने के इस अंदाज को देखकर हर कोई उसका फैन हो गया। यूजर्स लगातार बुजुर्ग शख्स के स्टंट की सराहना कर रहे हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, चचा मौत के फरिश्ते को मिस कॉल मारते हुए दिख रहे हैं। दूसरे ने लिखा कि इस तरह से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालना गलत है। हादसा कब और कैसे हो जाए कुछ पता नहीं। इस वायरल वीडियो को देखिए। कुर्सी पर एक महिला बैठी होती है, तभी अचानक कुर्सी टूट जाती है और महिला धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इस दौरान महिला को गंभीर चोट भी आई। कुर्सी के कई टुकड़े हो गए। यूजर्स वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैडम बच्चों वाली कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था, तो कोई कह रहा है कि मैडम को पहले अपना वजन कम करना चाहिए था। स्टंटबाजी के चक्कर में लोग कैसे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये वीडियो देखिए। युवक सड़क पर लगे रेलिंग के ऊपर बैक जंप की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से रेलिंग पर नीचे गिर जाता है। तो दूसरा शख्स घर पर ही किचन पर स्टंटबाजी कर रहा है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो आपके सामने है। कोई स्टंटबाजी कर रहा है तो कोई स्केटिंग। ये वीडियो देखिए। एक शख्स सड़क पर स्केटिंग के साथ माइकल जैक्सन स्टाइल में डांस करता हुआ नजर आ रहा है और कोई उसके इस डांस का वीडियो बना रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जहां लोग स्केटिंग करने से डरते हैं, तो वहीं ये शख्स स्केटिंग के साथ धमाल मचा रहा है। यूजर्स वीडियो को देख शख्स के बैलेंस की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बच्चे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बच्चे के सामने थाली में कुछ फ्रूट्स रखे हैं। बच्चा चम्मच से फ्रूट्स को उठाकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वो चम्मच से फ्रूट को बार बार उठाता है, लेकिन खाने से पहले फ्रूट नीचे गिर जाता है। बच्चे की जिद होती है कि वो उसी फ्रूट को खाएगा और कई कोशिशों के बाद बच्चा फ्रूट खा पाता है। कहने का मतलब है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वायरल वीडियोस में आपने देखा ये बच्चा कैसे जद्दोजहद कर रहा है। चलिए आपको सीधे कर्नाटक के सियासी समर की खबरें बताते हैं, जहां सभी पार्टियों ने पूरा जोर आजमाइश अपनी लगा रखी है ताकि वो चुनावी रण में जीत हासिल कर सके। और आज तो कर्नाटक में बीजेपी जो है विजन डॉक्यूमेंट कर्नाटक के लिए जारी करने वाली है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो आज कई नेता रोड शो करने वाले हैं। धुआंधार प्रचार जिसको कहते हैं वो कर्नाटक में इस वक्त हो रहा है, लेकिन उसके पहले वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। देखिए जरा। महज 10 दिन बाद 10 मई को कर्नाटक चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। इस विजन डॉक्यूमेंट का थीम लाइन है प्रजा ध्वनि, यानी जनता की आवाज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करेंगे और अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में कामकाज की रूपरेखा बताएंगे। जिस वक्त विजन डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे, उस वक्त जेपी नड्डा के साथ सीएम बोम्मई, पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुब्बी, तुमकुर में रोड शो करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के तुमकुर, हासन, चामराजनगर में रैली करेंगे। इस बीच कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। साफ है कि कर्नाटक के लिए दोनों दल जोर शोर से प्रचार कर रही है, लेकिन जनता इस बार सत्ता किसे सौंपेगी वो 13 मई को पता चलेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में गरजने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर दहाड़ते नजर आएंगे, लेकिन सीएम योगी की ये दहाड़ कर्नाटक में नहीं बल्कि यूपी में सुनी जाएगी। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर बरसते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज बारी सीएम योगी के दहाड़ने की है, जो पूरी धमक के साथ ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष के तमाम हमलों का जवाब देंगे। निकाय चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। इसके बाद सीएम योगी प्रतापगढ़ जाएंगे, जहां वे 1:30 बजे इंटर कॉलेज मैदान में रैली करेंगे। प्रतापगढ़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे जौनपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। आज सीएम योगी को वाराणसी भी जाना है, जहां वे शाम 4 बजे शिवपुर स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे।
बनारस के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का रुख करेंगे, जहां टाउन हॉल में शाम 5:55 पर सीएम का प्रोग्राम है। अतीक हत्याकांड के बाद यूपी में माफिया राज के अंत का जो माहौल बना है, ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ विपक्ष पर प्रहार करेंगे, बल्कि विपक्ष के विलाप पर भी हमला बोलेंगे। तो बीजेपी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी का डंका बजेगा। इधर श्वेता, महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चली है, क्योंकि एनसीपी के नेता जयंत पाटिल के एक बयान ने सहयोगियों की नींद को उड़ा दिया है। जयंत पाटिल ने दरअसल ये कहा है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम जो है वो एनसीपी से होगा। आप सोचिए, एनसीपी से होगा तो उद्धव गुट में तो जो जाहिर सी बात है हलचल मचनी तेज है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं श्वेता कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एमबीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जयंत पाटिल ने साफ कहा है कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री एनसीपी का होगा। एक मला समाधान याचं आहे की महाराष्ट्रात पुढचा मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचा होणार हे आता जवळपास सगळ्यांनी मान्य केलेलं आहे। तेवढ्या वेगानं आमचा पक्ष पुढे जातोय आणि म्हणून मला खात्री आहे की पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस हा या महाराष्ट्रात भविष्य काळात सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येईल। एक तरफ जहां जयंत पाटिल ने उद्धव गुट के शिवसेना के लिए मुंह चिढ़ाने वाला बयान दिया है, वहीं दूसरी ओर आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी की वज्रमूठ सभा होनी है। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शाम 5:30 बजे ये जनसभा होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे भी हिस्सा लेंगे। तो जयंत पाटिल ने बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी जो है वो तेज कर दी है। तो उधर बिहार की अगर बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर ने दरअसल बिहार की राजनीति में हलचल ला दी है। आरजेडी लगातार बाबा का विरोध कर रही है। पहले तेज प्रताप और अब कई और नेता जो हैं वो बाबा का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना जाने वाले और इसको लेकर के आरजेडी विरोध कर रही है, तो बीजेपी समर्थन कर रही है और इसी के बीच दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। बाबा बागेश्वर के पटना दौरे से पहले ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। राज्य की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनता दल ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के खिलाफ अभी से मोर्चा खोल दिया है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला करते हुए उन्हें ढोंगी तक कह दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए। बता दें कि बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। उनका 13 से 17 मई तक पटना से सटे नौबतपुर में 5 दिनों तक कथा करने का कार्यक्रम है। तो सियासत की खबरें तो लगातार अपने दर्शकों को हम श्वेता दिखा ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या है उसकी भी तो बात होनी चाहिए। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं कि एंटरटेनमेंट जगत में क्या हलचल है। देखिए जरा कि सलमान खान को लेकर क्या हलचल। पीएम मोदी के 100वें मन की बात पर बॉलीवुड ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। फिल्म द केरल स्टोरी में रोल निभा रही एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फिल्म पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। एक्ट्रेस अदा ने कहा कि यह फिल्म किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। तो जब आप पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा बोलते हो, दैट्स जस्ट डाइवर्टिंग द टॉपिक एंड ट्रिवियलाइजिंग दिस। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने वीडियोस के जरिए शिल्पा अपने फैंस को मोटिवेट भी करती रहती हैं। इस बार शिल्पा ने अपनी शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान काफी चर्चा में है। इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता
और कमल हासन की औरू कैदियन डायरी से प्रेरित है। इन दोनों फिल्मों में ये सुपरस्टार्स डबल रोल में थे और इन्होंने बाप और बेटे दोनों की भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शाहरुख खान भी अपनी इस फिल्म में बाप और बेटी की भूमिका में दिखने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पा रही है। मेकर्स को इस फिल्म से ज्यादा कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म ने अब तक उस तरह की कमाई नहीं की है। वीकेंड पर भी टिकट खिड़की पर ज्यादा रौनक नहीं दिखी। यही वजह है कि फिल्म अब तक 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल नहीं हुई है। तो हमने आपको एंटरटेनमेंट जगत की खबर दिखाई, लेकिन श्वेता अब हम बात करेंगे लुधियाना की। यहाँ से एक दर्दनाक खबर जो है वो सामने आई। दरअसल गैस लीक की घटना ने कई परिवारों को ऐसा जख्म दिया है जो उन्हें अब ताउम्र झेलना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट में खबर। लुधियाना में जहरीली गैस लीक मामले में बीते करीब 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ समेत अलग अलग टीमें रेस्क्यू बचाव काम में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम सभी मेन होल खोलकर उसकी जांच कर रही है। जहरीली गैस के चलते 11 लोगों की मौत हो गई है और ये घटना हुई है लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ अभी भी किया गया है क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो गैस है उसका प्रभाव पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि खत्म नहीं हुआ है। सेना की टीम भी मौके पर मौजूद है और राहत बचाव काम में जुटी हुई है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ रखा गया है। इस बीच इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। मौके से जांच टीम ने सैंपल कलेक्शन शुरू किए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने साफ कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई की जाएगी। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि फिट इंडिया में वो भी हम आपको बताते चलते हैं। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर ये है कि गढ़चिरौली में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों पर 38 लाख का इनाम था। ये बड़ी खबर। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ नक्सलियों के अभी भी छिपे होने के इनपुट मिल रहे हैं, लिहाजा अभी पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर में नक्सलियों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई थी। तो गढ़चिरौली में 3 नक्सली ढेर करने में यह अहम कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल और नक्सलियों में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया और बताया ये भी जा रहा है कि नक्सलियों पर 38 लाख का इनाम था। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। राकेश त्रिवेदी, 38 लाख के इनामी ये तीनों नक्सली थे। इसका मतलब ये है कि काफी वक्त से पुलिस इनको तलाश रही थी। फिलहाल कहां पर ये मुठभेड़ हुई है और क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर राकेश? जी बिल्कुल, ये देखिए गढ़चिरौली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये जो 3 शातिर जो नक्सली हैं जो काफी समय से वांटेड थे, जिनकी तलाश गढ़चिरौली पुलिस कर गई थी, वो आखिरकार जो एक मुठभेड़ में मारे गए। ये जो हादसा है, ये जो घटना है, ये कल शाम को 7 बजे भामरागढ़ तालुका के पास हुई, जहां पर पेट्रोलिंग टीम के पास पहले से ही एक इंटेलिजेंस की जानकारी थी कि यहाँ पर कुछ नक्सली छिपे हो सकते हैं। और जैसे ही पेट्रोलिंग टीम जो है खासतौर से C60 कमांडो की जो कि एक स्पेशलाइज टीम है, वो स्पॉट पर पहुंची तो वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई। और मुठभेड़ के बाद में जब खत्म होने के बाद जब सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जब चेक किया गया तब वहां पर से 3 लाशें बरामद की, जिनकी ये पहचान नक्सलियों के तौर पर हुई है। जी शुक्रिया आपका राकेश त्रिवेदी इस तमाम जानकारी के लिए। तो राकेश बता रहे थे कैसे 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कंगना रनौत की, जो इन दिनों भगवान के सामने नतमस्तक है। जी हाँ, हरिद्वार में मत्था टेकने के बाद कंगना रनौत जो है वो केदारनाथ जाने की तैयारी में। ऐसा कहा जा रहा है कि कंगना जो है वो तीर्थ यात्रा करने निकली। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस भक्ति में लीन दिख रही हैं। हाथ जोड़ दक्षिणी काली मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। गले में पुष्प माला पहनी कंगना महादेव के सामने माथा टेक रही हैं। तस्वीर हरिद्वार की है, जहां रविवार की रात अभिनेत्री कंगना रनौत हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर मां काली और परिसर में मौजूद शिवलिंग की विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान कंगना हरिद्वार की प्रसिद्ध गंगा आरती में भी शामिल हुई। कंगना रनौत जब हरिद्वार के मंदिर पहुंची तो वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। दक्षिणी काली मंदिर पहुंचने पर कंगना रनौत आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी से मिली और उनसे आशीर्वाद लिया। मंत्रोच्चारण के बीच कई मुलाकात के दौरान महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी महाराज ने भी कंगना का अभिनंदन किया
और अभिनेत्री को शॉल भेंट की। हरिद्वार दर्शन के बाद कंगना रनौत देर रात देहरादून रवाना हो गई, जहां से कंगना का बाबा केदारनाथ के दर्शन का भी प्लान है। तो एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत केदारनाथ जाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ देश का एक असल हीरो श्वेता लोगों की जिंदगियां संवार रहा है। और कौन है ये असल हीरो? कश्मीर का मंजूर अहमद। और वो देश के यूं ही असल हीरो नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने अपने छोटे से काम में ही 200 लोगों को रोजगार दिया है। देखिए जरा ये रिपोर्ट, किस तरीके से देश के ये असल हीरो सामने आते हैं और वाकई में इनसे सीख लेने की जरूरत है। ये है जम्मू कश्मीर के रहने वाले मंजूर अहमद, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में किया। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर अहमद देश के एक ऐसे हीरो हैं जिनका कश्मीर में पेंसिल स्लेट का कारोबार है, और इस कारोबार के जरिए मंजूर 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मंजूर जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। मंजूर आज बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद इनके कारोबार में कमाल की तेजी आ गई है। वे अब प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर अपने कारोबार का एक्सटेंशन करने वाले हैं, ताकि 200 और बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। कश्मीर के साथ देश के हीरो बन चुके मंजूर अहमद के पास जब प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया तो उन्हें तो पहले विश्वास नहीं हुआ। मंजूर ने कभी नहीं सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें कॉल करेंगे और उनके काम की तारीफ करेंगे। जी बहुत बहुत अच्छा लगा है कि अपने इस मुल्क का इतना बड़ा प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो, जो बंदा जीरो मतलब ग्राउंड पे काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल साधारण सा उसका नाम लेना, तो मतलब आपको पता ही कि मैं पूरा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ कि और इससे क्या हो गया कि मेरा और एक मतलब विजन थोड़ा आ गया कि मैं कैसे बढ़ाऊं और ये रोजगार जनरेट करूं। पीएम से बात करने के बाद मंजूर अहमद का फोकस बदल चुका है। उन्होंने संकल्प लिया है कि वे अब ज्यादा फायदे की बजाय ज्यादा रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करेंगे।